नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो तेजस्वी लालू ने बदली रणनीति, नीतीश कुमार भाग चले दिल्ली। जी हां, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई है नीतीश कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और दिल्ली से लेकर बिहार तक राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है कि आखिरकार 12 फरवरी को क्या होने वाला है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट इसी दिन होगा और उससे पहले तमाम राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। और इस बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी एक नया दांव चल दिया। वो दांव कौन सा है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठकार हमारे साथ। संजीव जी, वो नया दांव क्या है, पहले तो दर्शकों को यह बताया जाए, और फिर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के लिए नीतीश कुमार आए हुए हैं, क्या कोई इसकी खास वजह है? क्या अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा है जो बिहार की सियासत को प्रभावित कर रहा है, या फिर ये ऐसे ही टैक्टिस है कि आए हैं, मुलाकात कर रहे हैं? मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं, और वो ये है कि इस यात्रा के मायने मुझे भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आए। देखिए, बहुमत परीक्षण हुआ नहीं है बिहार में। बहुमत परीक्षण होने वाला है। सरकार को एक वैधता, एक लेजिटिमेसी मिलती है बहुमत परीक्षण के बाद। हमने इसी दौर में कई ऐसी शपथ ग्रहण देखे हैं जो कुछ दिन या कुछ घंटों के लिए हुए थे। यानी कि जो फ्लोर टेस्ट होता है वही वैधता का पैमाना होता है। फ्लोर टेस्ट के बाद जो मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं उनको मान लिया जाता है कि अब वो प्रॉपर कायदे से उस प्रांत के मुख्यमंत्री है। उसके बाद एक प्रक्रिया होती है जो कि पक्ष विपक्ष सभी के मुख्यमंत्री करते हैं कि दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर के वो देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। और ये एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि केंद्र से मुख्यमंत्री का काम हमेशा पड़ता है, तो वो प्रधानमंत्री के पास जाकर के और अपनी कुछ बातें, कुछ मदद की अपेक्षा, वो सब पहली मुलाकात में रखते हैं और एक दिशा तय करने की कोशिश करते हैं कि हमारे संबंध कैसे होंगे। अगर मान लीजिए डबल इंजन की सरकार है तो चीजें आसान होती हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि केंद्र में अलग, राज्य में अलग, यानी कि गैर भाजपा सरकार है, तो माहौल कुछ उस तरह बनाया जाता है कि एक सामंजस्य रहे, ताकि केंद्र की जो बदस्तूर मदद है वो राज्य को मिलती रहे। वो नहीं मिलती है तो वो स्थितियां आ जाती हैं जो जंतर मंतर पर दिल्ली के, आज हम लोगों ने देखा कर्नाटक के मुख्यमंत्री धरना दे रहे थे। अगले ही दिन यानी कि 8 फरवरी को केरल के मुख्यमंत्री धरना देने वाले हैं। अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। कह रहे हैं 15वें वित्त आयोग ने हमें जितने पैसे अलॉट करने थे आपने उतने भी नहीं दिए। और कर्नाटक और केरल के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शुक्रवार को वो भी वहां पे धरना देने जा रही है। तो गैर भाजपा सरकारों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या वो सामंजस्य नहीं बैठ पाया है, वगैरह वगैरह, बहस का अलग विषय है। लेकिन अमूमन मुख्यमंत्री आते हैं तब। पर अपने मूल विषय पर लौटते हुए मुझे उस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य है कि आखिर नीतीश जी बिना बहुमत परीक्षण के दिल्ली आए हैं, तो शिष्टाचार मुलाकात की वजह क्या हो सकती है? अभी तो बहुमत परीक्षण एकदम डन डील है ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए कि 150-160 का आंकड़ा होता, कहीं टूट फूट की कोई गुंजाइश नहीं होती और वो दिल्ली आते तो भी माना जा सकता था। पर यहाँ तो बड़ा एक वेफर थिन मेजॉरिटी है और बहुत गुणागणित चल रहा है कि आखिर क्या होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो सहमति है वो इस बात को फैक्टर इन करने के बाद ही बनी होगी कि बहुमत मिल जाएगा। लेकिन उस अभी भी बहुत पेच है और ऐसे में दिल्ली आकर क्या वो अपने बहुमत को सुनिश्चित करने के लिए जो जरूरी ताकत है वो प्राप्त कर रहे हैं? लेकिन वो ताकत तो वहीं से मिलनी है, पटना से। तो आखिर क्या है? क्या सीटों की बातचीत हुई है? उस पर भी वो बातचीत नहीं हुई। बोले नहीं, उस पर तो उन्होंने डिसमिसिव सा जवाब दिया कि नहीं वो सब ठीक है, वो सब तो हो गया। तो ये मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात तो 12 के बाद होती तो ज्यादा समझ में आता। लेकिन कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि मुख्यमंत्री शब्दों के धनी है, वो बड़े नापतौल करके बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जिसको वो बोलने से बचते नजर आए, या फिर कोई बहुत सही तरीके से अपने आने की परिभाषा उन्होंने दी नहीं।
अब आपके उस प्रश्न पर आते हैं कि भाई क्या है रणनीति में बदलाव। देखिए, रणनीति में बदलाव कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है हिमांशु के, जैसे ही 28 तारीख को सरकार बनी तो सरकार के गठन के बाद ये तय हो गया कि आंकड़े तो अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पास हैं, और जब वो बहुमत कर ही लेंगे, और बहुमत की तारीख उस वक्त 5 थी, आपको याद होगा बजट सत्र शुरू हो रहा था, तो उसके बाद क्या करेंगे तेजस्वी। तेजस्वी चुप थे। एक दिन बाद फिर उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, कुछ इस तरह का उन्होंने कहा। और उसके बाद यह खबर सामने आई कि जो स्पीकर महोदय हैं अवध बिहारी चौधरी, वो इस्तीफा दे देंगे। वो इस्तीफा दे देंगे क्योंकि रणनीति ये है एनडीए गठबंधन की कि वो पहले स्पीकर को कहेंगे कि आप में हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि फ्लोर पर जब बहुमत साबित होने लगेगा तो स्पीकर किसी विधायक को मान्यता दे, कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ कर दे, तो सबको एक ये कोई बिहार से जुड़ी हुई बात नहीं, कहीं भी ये होता है। चंडीगढ़ में अभी हुआ है, बिल्कुल इलेक्शन में हुआ तो है। हाँ, तो स्पीकर को जो है वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जैसे कर दिया, तो स्पीकर भी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरह ही होते हैं। बिल्कुल। तो वो गड़बड़ ना हो जाए, तो इसीलिए सबसे पहले स्पीकर को हटाया जाए। तो इसको भांपते हुए स्पीकर साहब ने कहा मैं इस्तीफा दे दूंगा। यही खबर उस वक्त आई। आज मैंने सुना उन्हीं स्पीकर महोदय को जो इस्तीफा देकर के राह क्लियर करने वाले थे नीतीश के नई सरकार के लिए, आज जैसे ही नीतीश जी दिल्ली की तरफ आए, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं बैठूंगा, मैं उस जगह पे बैठूंगा। और उस जगह पे बैठने का, यानी कि स्पीकर के चेयर पे बैठने का अर्थ ये होगा अपने ही खिलाफ जो प्रस्ताव आया है उसके ऊपर वो प्रिसाइड करेंगे। मुझे ही हटाने का एक प्रस्ताव है इस सदन में, है ना, और उस पर मैं वोटिंग शुरू करने की इजाजत देता हूं। कुछ इस तरह की बात वो 12 तारीख को करेंगे। तो ये तो अपने आप में अजीब बात हो गई। आखिर क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गुणागणित बीच में हो रहा है, कोई आंकड़ों की बाजीगरी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें कोई फेरबदल है क्या? और अगर ऐसा नहीं है, अगर सब कुछ स्मूथ रहने वाला है, तो फिर इनकी किरकिरी क्यों करवाएंगे तेजस्वी अवध बिहारी चौधरी की, कि वो खुद ही कुर्सी पर बैठे और उसी कुर्सी से उनको उसी तत्क्षण हटाया जाएगा वोटिंग के जरिए। ये किरकिरी तो वो तब नहीं करते जब उन्हें कुछ अंदाजा ना होता, उनके पास आंकड़े ना होते। तो कहीं कुछ कर रहे हैं क्या? ये बिल्कुल एक कयास है, अभी तक जानकारी नहीं है। उड़ती फुड़ती खबरें आ रही हैं, ये नाराज, वो नाराज, ये एब्सटेंशन, वो चुपचाप उन्होंने फोन बंद कर लिया। पर पक्के तौर पर तो क्या हुआ, क्या तैयारी है, वो 12 तारीख को ही पता लग पाएगा कि कितने आंकड़े किसके तरफ हैं। आंकड़ों को लेकर के ऊपर से नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत निश्चिंत है, लेकिन देखिए वो कांग्रेस वाले हैदराबाद में बैठे हुए हैं। हाँ। और यहाँ ये स्पीकर साहब जो पहले राह क्लियर करने वाले थे गठबंधन के लिए इस्तीफा दे करके, अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं बैठूंगा। तो पहली लड़ाई नीतीश जी के लिए हो जाएगी तब जब स्पीकर को वो हटवाएंगे अपने बहुमत से, और अगर उसमें वो हटवाने में सफल हो गए तो मान लिया जाएगा कि उनके पास बहुमत है। तो ये चैलेंज क्यों कर रहे हैं तेजस्वी? इस कैंप ने चैलेंज क्यों किया है? कहीं कोई रणनीति में जो बदलाव है वो कोई नई डेवलपमेंट हुई है क्या? क्योंकि सब कुछ डेवलपमेंट आंकड़ों के ही आसपास होना है। अब वो डेवलपमेंट का अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन इस बात ने कि अवध बिहारी चौधरी आज बड़े डट करके जो कह रहे थे उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कोई सोच है जो कि आरजेडी कांग्रेस खेमे में आई है हाल के दिनों में, और उसको कार्यान्वित करने का एक प्रयास अवध बिहारी चौधरी के टफ स्टैंड में दिखाई पड़ रहा है। जूनियर पासवान और मांझी, अभी तक खबरें आ रही थी कि वो लोग टेंशन क्रिएट कर रहे हैं एनडीए खेमे में। उनका क्या हाल है इस वक्त? उनकी क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, मांझी जी जितना भी कुछ कह ले, मांझी जी के बारे में
एनडीए ये मान करके चल रहा है कि वो हमारे साथ ही होंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। उनके 4 विधायक जो हैं वो हमारे साथ ही होंगे, रहेंगे, क्योंकि मांझी जी की जो मांगे हैं वो आंशिक तौर पर तो मान ही ली गई हैं। 2 मंत्री पद चाहिए तो 2 मंत्रालय दे दिए गए उनको, तो एक तरह से उनकी बात मान ली गई है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि संतोष सुमन जो उनके लड़के हैं जिनको मंत्री बनाया गया है वो एमएलसी है, वो विधायक मतलब वो एमएलए नहीं है। तो एमएलसी तो दोबारा बनना पड़ेगा। मंत्री तो बन गए हैं लेकिन एमएलसी बनना पड़ेगा अगर मंत्री बने रहना है तो जाहिर है कि वो एक कमजोर पॉइंट है मांझी जी के लिए। और उसमें सहयोग चाहिए, उसमें डायरेक्ट जनता के बीच तो जाना नहीं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों का चाहिए। तो वो पंछी जहाज से उड़ के वापस जहाज पे ही बैठ जाएगी क्योंकि कहीं जमीन नहीं दिख रहा है। अपना थोड़ा दिखाना भी तो होता है कि हमारे 4 विधायक हैं और उनकी हम आपको सहयोग कर रहे हैं। अगर हम हट जाएंगे तो फिर और थिन लाइन हो जाएगी। बिल्कुल, दिखाना भी तो है। और उनकी नाराजगी इस बात से हो रही है कि वो जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं आपने उनको भी एक मंत्री बना दिया है और हमारे 4 एमएलए हैं तो हमें भी एक ही मंत्री दिया है। अब वो सिंगल है तो उनको आधा मंत्रालय तो कुछ मिल नहीं सकता था, आधे मंत्री तो बन नहीं सकते थे, मंत्री बना दिया, पूरा मंत्री बनेंगे। उन्हीं से नाराजगी चिराग पासवान की भी गाहे बगाहे है क्योंकि वो उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, उनका विरोध भी करते हैं, ऐसा भी इतिहास रहा है और फिर बना दिया गया है। तो आप जो पूछ रहे थे चिराग पासवान के बारे में, आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने मांझी जी की इस बात का समर्थन किया है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हर बार वही एक मंत्रालय दे दिया जाता है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय। क्यों नहीं समझा जाता है कि पीडब्ल्यूडी और एजुकेशन और इस तरह के वित्त मंत्रालय दिए जा सकते हैं। उनको भी दिया गया, उनके बेटे को भी वही दे दिया गया है। हालांकि बेटे कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि संतोष सुमन के लिए एमएलसी दिख रहा होगा वो मार्च में ही खत्म हो रहा है। अच्छा, अगले ही महीने खत्म हो रहा है। फिर तो अभी लंबा चलना है उनको तो चाहिए भाई। उन विधायकी जीत नहीं पाए थे तो एमएलसी बन गए और मंत्री बन गए। और तो क्योंकि सरकार 1.5 साल की है अभी तो रास्ता 1.5 साल का है। अभी तो बने रहने के लिए एमएलसी भी बनना है, 6 साल का एमएलसी। तो वो वही कहते हैं ना कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आए। तो वो उनको कहीं जा करके वो नाराज नहीं। लेकिन चिराग पासवान की मैं देख रहा हूं उनकी एक जो असहजता है वो अब धीरे धीरे उनके बिना कुछ कोई शब्द बोले बहुत जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी है लोगों को। वो बहुत खामोश है। हाल के दिनों में उनकी कोई बाइट, कोई इस तरह की प्रतिक्रिया, इंटरव्यू मैंने नहीं देखी है। इसका मतलब है कि एक बड़ा स्टडीड साइलेंस उन्होंने कर रखा है। 12 तारीख के बाद बोलूंगा, कुछ मित्रों को उन्होंने ये बात कही है। अब 12 तारीख का उनको भी इंतजार है। 12 तारीख का उनको भी इंतजार है। उनके चाचा खूब जमकर बोल रहे हैं और यहाँ वहां हर जगह बोल रहे हैं कि हाजीपुर की सीट तो कोई नहीं उन्हें दिला सकता है और ऐसा अमित शाह भी नहीं करेंगे। इस तरह की बातें जो शायद उनके हक में नहीं जाती हैं वो बोल रहे हैं। और चिराग पासवान एनडीए में है ही नहीं, कुछ इस तरह की बातें। लेकिन इन सब बातों का वो कहाँ है एनडीए में, जबकि पता नहीं क्यों अभी तो नड्डा जी उनको बिठाकर साथ लेकर के गए उस प्लेन में। तो उल्टा चाचा नजर नहीं आ रहे हैं कहीं पर। हाँ, मतलब वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी शायद जा सकते थे लेकिन वो थे, या फिर वो प्रधानमंत्री ने जब एनडीए के दलों की बैठक की थी तो उसमें उनको बुलाया गया था और सामने मैंने देखा था कि ठीक प्रधानमंत्री के पीछे अगर कोई खड़ा था तो वो चिराग पासवान थे। तो वो जो उनकी अहमियत थी वो रेखांकित इस तरह से करने की कोशिश भारत साहब शायद माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पर उनको भी इस बात के लिए मलाल होना चाहिए कि उनके एमएलसी को मंत्री नहीं बनाया गया। उनके पास भी एक एमएलसी है तो मलाल उधर नहीं है। क्योंकि देखिए मांझी जी का मलाल तो समझ में आता है कि मांझी जी भाई आखिर राजनीति में है, क्योंकि हमारे विधायक जो है वो मंत्री बने। उनके 4 विधायक कहते होंगे कि बेटा विधायक नहीं है उसको मंत्री बनवा लिया मांझी जी, और हम 4 विधायक हमारे लिए सोचते नहीं हो। हालांकि एक विधायक वो खुद है तो बाकी के 3 विधायक बोलते होंगे ना।
कि भाई हमें भी तो कभी बात कीजिए, तो वो बेचारे हर मंच से ये बात बोल रहे हैं कि हमारे एक और हमें दीजिए, एक और हमें दीजिए। तो उनका बड़ा मुझे एक नेचुरल और लगता है कि हाँ ठीक है, अब राजनीति में है, नई सरकार बन रही है तो मंत्री पद तो मांगेंगे ही। पर पारस जी का ये समझ नहीं आया कि वो अपने लिए मंत्री नहीं मांग, जबकि उनके एक एमएलसी हैं, आज की तारीख में एमएलसी हैं वो, लेकिन उनके लिए तो मांग सकते थे क्योंकि गठबंधन में वो भी सहयोगी। अब केंद्रीय पद ले लिया है, अब क्या चाहिए? तो वो क्या क्या देंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या क्या दे उन्हें? अब देखिए कि ये तो समझदारी की बात है। केंद्रीय पद, मंत्री के पद के तौर पर तो और ज्यादा प्रेशर होना चाहिए कि भाई हम अपने लोगों को लाभार्थी बनाएं। अभी चिराग जी कम परेशान है या फिर कम गुस्सा है कि एक निर्दलीय को बना दिया गया? अगर उनके किसी उसको बैठा दिया जाता मंत्री पद में तो और हंगामा हो जाता। हाँ, शायद वो उनकी बातों का वजन केंद्रीय मंत्री होने के नाते उतना नहीं जाता जितना शायद चिराग पासवान की नाराजगी का जाएगा, और इस कारण से उधर देखा भी नहीं जा रहा है। और सब लोगों की इस बात को लेकर के बड़ी एक चिंता, एक कहीं ना कहीं एक कंसर्न सा दिखता है कि भाई चिराग पासवान कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाराज हो जाएंगे। ये खबरें आती रहती हैं कि तेजस्वी और उनके बीच कोई साठगांठ तो नहीं हो जाएगा। हालांकि इस बारे में आज तक एक भी शब्द उनकी तरफ से नहीं आया है। लोगों की कयासबाजी चलती ही रहती है। इन सब चीजों के बीच में ये बहुमत परीक्षण होने जा रहा है। 122 का मैजिक फिगर 128 पर खड़े हैं और उन 128 में एक इंडिपेंडेंट और 4 मांझी जी के विधायक हैं। तो आंकड़ा तो बड़ा करीब का है, एकदम करीब का है। लेकिन 114 पे खड़े आरजेडी के लिए, आरजेडी गठबंधन के लिए कहीं से कोई मदद आती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है कि वो पलट देंगे 12 तारीख को, ऐसा अभी तक तो नहीं दिख रहा है। यहां तक कि जो 19 विधायक हैं कांग्रेस के, उनमें से 3 तो बिहार में ही कहीं हैं, वो तो गए भी नहीं हैदराबाद में 16 ही है। तो ये बात तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए विप के अंदर सब कुछ होता है। कोई आदमी विप अगर तोड़ेगा तो उसकी सदस्यता जाएगी, अगर एब्सेंट भी होता है तो वो एक तरह से आप समझिए कि वो कह सकता है कि मैं बहुत परेशानी में था, ये था, वो पार्टी कंसीडर करे, वरना विप तोड़ने के बराबर ही उसको माना जाता है। तो क्या होने जा रहा है गुणागणित? और अगर मान लीजिए बहुमत परीक्षण हो भी जाता है तो क्या वो जो स्टेबिलिटी है, हाँ, वो रहेगी क्या इस सरकार में? लेकिन अभी के लिए जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि बहुमत परीक्षण हो जाए, हम सरकार में फिर से आ जाए, हमारी शक्ति आ जाए और लोकसभा चुनाव निपट जाए। लोकसभा चुनाव निपट गया, उसके बाद शायद भारतीय जनता पार्टी को इतना कंसर्न नहीं रहे, फिर ज्यादा कंसर्न नीतीश कुमार के लिए हो जाएगा। इसीलिए शायद हम लोगों ने इससे पहले चर्चा भी की इस बात को लेकर। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि साथ ही में लोकसभा और विधानसभा दोनों हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी के लिए कि लोकसभा चुनाव निपट जाए जैसे तैसे और उसमें हम अच्छे आंकड़े लें। बहुत सटीक आकलन है आपका हिमांशु, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्टेक है वो है लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव में अगर साथ आते हैं नीतीश कुमार और वो इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं और एक वर्ग के सर्वमान्य नेता है, बिल्कुल प्रतिनिधित्व करते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं अति पिछड़ा जो वर्ग है, खास तौर पर महिलाओं में भी एक वोट बैंक है। तो जो उनका वोट प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत के साथ या एनडीए के वोट प्रतिशत के साथ जुड़े और वो जुड़कर के एक अच्छा नतीजा लाए। भारतीय जनता पार्टी का यही सबसे बड़ा कंसर्न है। उनका ये कंसर्न नहीं है कि नीतीश जी ही चीफ मिनिस्टर बने रहें या नीतीश जी का पद जो है वो सुरक्षित रहे। वो कंसर्न नंबर 2 है। भाई वो फर्ज करें 1% की कल कुछ गड़बड़ हो जाता है और 12 तारीख को बहुमत नहीं आ पाता है, 1% अगर हम ऐसा सोचे तो भारतीय जनता पार्टी ये तो कह ही सकती है ना कि देखिए हमारे जितने एमएलए थे 78 वो आपके साथ थे, उन्होंने कहीं कुछ गड़बड़ नहीं किया और वो आपके साथ थे। अब वहां की स्थानीय राजनीति में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी अगर प्रॉब्लमैटिक है तो उसमें कोई क्या कर सकता है, लेकिन उस वक्त एक हाई मॉरल ग्राउंड वो ले सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद इस बात को भी कह सकती है कि हम तैयारी करें आने वाले दिनों की चुनौतियों की और लोकसभा साथ जाएं, क्योंकि नीतीश जी अगर एक बार कुर्सी से उतर जाएं तो उसकी बात तो फिर जाहिर है कि वो तेजस्वी की तरफ पलट मारने की स्थिति में नहीं रहेगी। लेकिन देखिए
नीतीश कुमार पास्ट मास्टर है इस आर्ट में। जो वो आज भी जब वो दिल्ली में थे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। 2 बार उधर चले गए थे, अब इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आप 2 बार की बात करते हैं तो वो 4 हो गया। 2 बार अगर उधर गए तो 2 बार उधर से इधर भी आए तो वो 4 हो गया ना। तो और ये 5वां हो गया, ये 5वां हो गया। तो 5 बार पलटना, 2 बार तो उन्होंने अपने मुंह से कहा, तो 5 को उन्होंने 2 कैसे बना लिया? ये देखिए, ये स्मार्टनेस है उनकी। और इसीलिए उनकी जो राजनीतिक समझ है वो किसी से भी, मैं इस देश में मानता हूं बहुत कम लोगों की है उस तरह की राजनीतिक समझ। और अपनी सीमित शक्तियों का भी वो बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं आज की तारीख में। पर कुछ कमियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं जिसको कि वो भी खत्म नहीं कर सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड हिमांशु 2010 में 115 सीटों पर थी। 2015 आते आते वो आंकड़ा 71 हो गया, 71, जब वो आरजेडी के साथ लड़े। वो 2020 आते आते वो आंकड़ा 43 हो गया। आपकी राजनीति बहुत, आप आइंस्टाइन है, मतलब आधे पे भी नहीं रह गए। पर आपके आंकड़े बताते हैं। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। चाय कितनी मीठी है वो तो टेस्ट करने से पता लगता है। तो आपके आंकड़े घट रहे हैं। आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं पर आपकी पार्टी शनय शनय कैसे नीचे जा रही है ये बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। सीटों पर वो बात नहीं करना चाह रहे हैं लोकसभा की, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको ये याद दिलाएगी कि 43 सीट पर है फिलहाल आप, जो कि बढ़ के 45 हुआ है इधर उधर बाई इलेक्शन के बाद। आपको कितने लोकसभा सीट चाहिए जब आपकी अभी की स्ट्रेंथ ये है? तो ये तमाम बातें हैं जो कि लोगों के बीच है। ऊपर से एक वो तस्वीरें जो प्रधानमंत्री के साथ उनकी है वो एक विश्वास दिलाने के लिए है। जो आपका पहला सवाल था, क्या मैसेज और क्या है यहाँ जो मुलाकात का सिलसिला जो है, वो वहां जो विधायक हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि भविष्य क्या है, क्या आरजेडी विधानसभाओं में भारी पड़ जाएगी विधानसभा चुनाव में। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कम से कम 15 ऐसी सीटें हैं इस 45 में जिसमें कि जीत की मार्जिन 300 से लेकर के 4000 तक है। मात्र 300, 500, 800, 1000, 1200, 2000, 4000। यकीनन आरजेडी वाले भी इतने कम मार्जिन से जीते होंगे, लेकिन इनके पास एक तो सीटें कम और उसमें से भी ऐसी सीटें कम से कम 15 जो कि इतने छोटे मार्जिन से जीती गई है। तो जाहिर है कि वो विधायक जो है वो डरे हुए होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अलट पलट में हमारी विधायकी जो है वो खतरे में पड़ जाए, हम क्या करें। लालू जी का फोन सबों को गया होगा, इसमें किसी जानकारी की जरूरत नहीं है, वो गया ही होगा, ऐसा मानकर चला जा सकता है। कोशिशें हर सरकार में हर पार्टी करती है कि हम सत्ता में किसी तरह से बने रहें, आ जाए, तो कहीं वो किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति ना आ जाए, डिलेमा ना आ जाए, दुविधा ना आ जाए। तो ये जो फोटोग्राफ आज प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ, ये सब तस्वीरें जो बिहार में विधायक देखेंगे उनको रीअश्योर करेगा। और वो जो 3 इडियट्स वाला है ना, ऑल इज वेल, तो ये ऑल इज वेल की एक कोशिश है और ये कोशिश मुझे लगता है जायज भी है। नीतीश जी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और देखते हैं कि वो जो रणनीति बदली गई है आरजेडी के द्वारा, उसके पीछे का गुणगणित क्या है। चलिए देखते हैं, वो 12 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सियासी घटनाक्रम लगातार तेजी से बदल रहा है। यहाँ नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव नई रणनीति बना रहे हैं। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है आगे? 12 फरवरी को क्या होने वाला है? हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।